आज पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इम्पोर्टेंट है। पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। पाचन तंत्र पहला क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको कितने भागों में 2 बांटा गया? 2 भागों में। पहला आहार नल, दूसरा पाचन ग्रंथि। पहला क्या? तो आहार नल, जिसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है आहार नल को। आहार नल को क्या कहते हैं? तो एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा क्या? तो पाचन ग्लैंड यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड। मुख्य गुहा से रेक्टम यानी मलाशय तक लंबाई कितनी होती है? तो 8 से 10 मीटर होती है। मुख्य गुहा से कहाँ तक? मलाशय तक कितना? 8 से 10 मीटर। और टोटल क्या है? तो 32 फीट होता है मुख्य गुहा से मलाशय तक आहार नल की। और पाचन ग्रंथि में कौन कौन आते हैं? तो लार ग्रंथि आते हैं, जठर ग्रंथि आते हैं, यकृत, अग्नाशय, आंत्रस्य। इसे क्या है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड है। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर, अग्नाशय और आंत्रस्य, ये सब क्या है? तो लार ग्रंथि। मुख्य गुहा में क्या रहती है? तो लार ग्रंथि मौजूद है, सलाइवरी ग्लैंड मौजूद होती है मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा से कहाँ तक है? ये इसका भाग है ना, तो ये हो गया आहार नल का। तो मुख्य गुहा से कहाँ तक लार ग्रंथि मौजूद होते हैं। ग्रास नल की लंबाई कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है ग्रास नली की लंबाई, जिसे ईसोफेगस कहा जाता है। ये सब आहार नल के भाग होते हैं। आहार नल के भाग कौन कौन है? मुख्य गुहा, दूसरा ग्रास नली, तीसरा अमाशय, चौथा छोटी आंत और पांचवा बड़ी आंत। ये सब क्या है? तो आहार नल का भाग है। मुख्य गुहा कहाँ पाया जाता है? तो लार यानी सलाइवरी ग्लैंड में पाया जाता है मुख्य गुहा। ग्रास नली किसमें? एसोफेगस में पाया जाता है ग्रास नली। अमाशय किसमें पाया जाता है? तो जठर ग्लैंड में अमाशय पाया जाता है। छोटी आंत में आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है, जिसका लंबाई कितना होता है? 6 मीटर। जो आहार नल के सबसे लंबा भाग छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका लंबाई कितना होता है? 6 मीटर होता है। बड़ी आंत का कितना होता है इसका व्यास? तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। और यहाँ पे पहले दिया गया मुख्य गुहा यानी माउथ कैविटी या बकल कैविटी कहा जाता है। मुख्य गुहा को बकल कैविटी भी कहते हैं और माउथ कैविटी कहते हैं। और बकल कैविटी में आते हैं दांत आगे, जीभ आ गया और सलेबरी ग्लैंड। दांत, जीभ, लार ग्रंथि, ये सब क्या आते हैं? तो बकल कैविटी में आते हैं। दांत में पहला टीथ है, तो दांत के ऊपर परत होता है जिसे इनेमल कहा गया। दांत के ऊपर परत को इनेमल किया गया, जो दांतों को चमक प्रदान करता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है इनेमल, और पानी इसमें 0% होता है। इनेमल को हटा देने के बाद बचा हुआ भाग को क्या कहते हैं? तो डेंटाइन कहा जाता है। जो इनेमल के हटा देने के बाद बचा हुआ भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन कहा जाता है। दांत बना होता है किसका? तो कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम CH3PO4 होल ट्वाइस बना होता है। दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत रोग के विशेषज्ञ कौन होते हैं? तो डेंटोलॉजिस्ट होते हैं। दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को डेंटोलॉजी। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन आते हैं? तो कोलन, सीकम, रेक्टम। कोलन, सीकम, रेक्टम क्या है? तो लार्ज इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम। डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन, सीकम, रेक्टम है। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन है? तो कोलन, सीकम और रेक्टम। और स्मॉल में DJI, तो डेडियोनम, जेजुनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। दांत 2 प्रकार के होते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ होता है। तो दूध के दांत की संख्या कितना? 20 होते हैं। और अस्थाई दांत कितना? तो 32 होते हैं। दूध मिल्क टीथ कितने? 20 होते हैं। अस्थाई दांत कितने होते हैं? 32। और दांत के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितने टाइप्स ऑफ टीथ? तो ये पहला क्या है? तो ICPM। तो आई से क्या होता है? तो इंसीजर। इंसीजर को कहा जाता है कृंतक, जो हाथ का बाहरी निकला दांत कहते हैं इंसीजर। और नोज टीथ 8 कितने होते हैं? 8 काटने वाले दांत होते हैं। कृतंक कितना? 8। रदनक बोलेगा 4। और अग्र चवर्णक 8 होते हैं। और चवर्णक कहेगा तो 12।
तो इंसीजर की संख्या कितना 8 होते, जो इंसीजर क्या करती तो काटने में याद करता है। और रदनक क्या करता है, चीर फाड़ करता है, जो टोटल 4 दांत होते हैं रदनक। तो ICPM याद रखना। और प्रीमोलर 8 होते हैं। ICPM 8 4 8 फिर 12, 8 4 8 12। इसका ट्रिक है 8 4 8 12। ये इंसीजर, ये कैनान हो गया, ये प्रीमोलर मोलर हो गया, ये बकल कैविटी दिया गया। तो देखो यहाँ से ये क्या हो गया, 3 इधर से, 3 इधर से मोलर और 3 इधर से, तो कितना आ गया मोलर, कितना 6 गो। प्री मोलर के वो होता है तो 2 2 4 4 4 8 हो। तो ICPM 8 4 8 12। तो 6 गो नीचे रहेगा और 6 ऊपर जबड़ा में, तो 12 मोलर्स हो गए। प्री मोलर्स कितना 8 हो, तो प्री मोलर 8 हो गया। कैनाइन कहेगा तो एक इधर और 2 ऊपर, तो कितना आ गया कैनाइन 4। और इंसीजर कहेगा तो 4 इधर और 4 ऊपर, तो 8 हो गया। इंसीजर कितना 8, तो ICPM 8 4 8 12। दंत सूत्र क्या होता है, तो ICPM हो गया। दूध के दांत यानी मिल्क टीथ में प्री मोलर नहीं मौजूद होते हैं, मिल्क टीथ में प्री मोलर नहीं मौजूद होते हैं, और मनुष्य का जीवन काल एक बार आते हैं प्री मोलर। मिल्क टीथ में क्या कौन सी दांत नहीं आते हैं, तो प्री मोलर। प्री मोलर एवं लास्ट मोलर का मनुष्य का जीवन काल एक बार ही आता है, कितना, एक बार। प्री मोलर और लास्ट मोलर कितने, तो इसमें मोनोफाइकोडोंट होते हैं। लास्ट मोलर कितने होते हैं, एकल दांत होते हैं। जीवन में 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, और इसे डायोफाइकोडोंट कहा जाता है। जीवन में 2 बार आने वाले दांत कितने होते हैं, 20, इसे डाइकोडोंट कहा जाता है। दांत अलग अलग 2 प्रकार के होते हैं, एक डेंट्राइट होता है, और मनुष्य में दांत की संख्या डेंट्राइट जो 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत के भाग पार्ट्स कितने होते हैं, 4 भागों में। पहला क्या होते हैं, तो ऊपर वाले भाग को क्रोन कहते हैं, और गर्दन वाले को नेक कहा जाता है, और जो 10 हो रहता है उसे रोट। जीभ क्या है, तो एक मांसल संरचना होती है जीभ की, और जीभ क्या है, तो श्वेत कलिकाएँ होती हैं। श्वेत कलिकाओं यानी टेस्ट बर्ड्स का उपयोग स्वाद के पहचान के लिए किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये क्या, बिटर कड़वा को पीछे वाला भाग, और खट्टा को ये वाला भाग श्योर, और ये बीच वाला भाग साल्टी को, आगे वाला भाग स्वीट को। तो ये इधर कड़वा स्वाद को बताएगा, ये बिटर वाला, और ये साल्टी, और आगे स्वीट वाला। लार ग्रंथि ने सैलिवरी ग्लैंड, मुंह की गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 3 जोड़े। पहला सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और तीसरा पेरिट्यूड ग्लैंड। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड कितने कहाँ पाया जाता है, जबड़े के पास पाया जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे, तो गाल के पास में पाया जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, तो कान के पास में। सबलिंगुअल गाल के पास में, सबमैंडिबुलर जबड़ा के पास में, पैरोटिड कान के पास में। और पैरोटिड ग्लैंड के कारण क्या हो जाता है, तो मम्स नामक बीमारी हो जाता है। सांप का जहर कहाँ होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है सांप का जहर। लार ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित लार में म्यूकस के अतिरिक्त कई अन्य एंजाइम्स पाए जाते हैं। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित लार में म्यूकस के अतिरिक्त कई अन्य एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला टाइलिन, दूसरा एमाइलेज, और तीसरा लाइसोजाइम होता है। पहला क्या होता है, टाइलिन। तो टाइलिन क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट का ये भी पाचन करता है, एमाइलेज। लाइसोजाइम क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव के मारने के कार्य करता है, लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एंजाइम पाए जाते हैं इसमें। लार ग्रंथि द्वारा स्रावित म्यूकस के अतिरिक्त कई अन्य एंजाइम है। तो लार के द्वारा टाइलिन स्रावित होता है, एमाइलेज भी होता है, लाइसोजाइम। टाइलिन, एमाइलेज, लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है।
एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, तो सूक्ष्म जीव को मारने का कार्य करता है लाइसोजाइम। पहला क्या, तो बहिस्रावी ग्रंथि से हमेशा एंजाइम निकलता है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि से हमेशा हार्मोन निकलता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहिस्रावी ग्लैंड से क्या एंजाइम्स निकलेगा, बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलेगा, और अंतः ग्रंथि से हार्मोन। अंतः ग्रंथि से क्या निकलेगा, हार्मोन, और बहिस्रावी से एंजाइम। मिश्रित ग्रंथि से एंजाइम एवं हार्मोन्स दोनों का स्रावन होता है। मिक्स्ड ग्लैंड से एंजाइम भी निकलेगा, हार्मोन भी निकलेगा। नेक्स्ट है ग्रास नली, जिसे फूड पाइप या इसोफेगस कहा जाता है, ग्रास नली को। यह भोजन का मुख्य गुहा यानी माउथ कैविटी से स्टमक में ले जाने का कार्य करता है। माउथ कैविटी से कहाँ तक, स्टमक तक ले जाती है कौन, तो ग्रास नली। मुख्य गुहा से अमाशय तक जाती है भोजन कहाँ, ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन का पाचन क्या होता है, तो नहीं होता है ग्रास नली में। ग्रास नली की दीवार में एक गति होता है जिसे कहा जाता है कर्मना कुंचन कहलाता है। जो दीवार में एक गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्मना कुंचन। भोजन में श्वास नली में जाने से रोकता है कौन, तो एपोग्लॉटिक्स। एपोग्लॉटिक्स क्या करता है, तो भोजन को श्वास नली में यानी पहुंचने नहीं देता, एपोग्लॉटिक्स के द्वारा नहीं जाने देता। नेक्स्ट है स्टमक। इसका 3 भाग होते हैं, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक क्या है, तो ये स्टमक के 3 भाग हैं। और छोटी आंत से कौन सा भाग जुड़ा होता है, तो पाइलोरिक होता है, जो छोटी आंत से जुड़ा होता है, पाइलोरिक। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक विश्राम करता है, 3 से 4 घंटा तक आराम से पड़ा रहेगा। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, अमाशय में छोटी आंत में होता है कार्बोहाइड्रेट का। यह यहाँ पर भोजन मंथन और पाचन होता है। भोजन क्या होता है, तो मंथन और पाचन होता है स्टमक में। अमाशय की दीवार में जठर ग्लैंड होती है, जिसे जठर रस भी कहते हैं। अमाशय में जठर ग्लैंड होते हैं, और जिससे क्या होती है, तो गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस क्या होती है, स्रावित होती है। जठर रस में निम्नलिखित पदार्थ होते हैं, तो HCl होता है, पेप्सिन होता है, और रेनिन एंजाइम। ये सब जठर एंजाइम है। HCl, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम। HCl, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम, ये सब क्या, तो जठर रस होते हैं। यह भोजन को अम्लीय बनाता है और सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है HCl। साथ ही निष्क्रिय रेनिन एवं पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। HCl क्या करता है, तो यह भोजन को अम्लीय बनाता है तथा सूक्ष्म जीवों के मारने के कार्य करता है। साथ ही निष्क्रिय रेनिन एवं पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। निष्क्रिय रेनिन एवं पेप्सिन को क्या कर देगा, सक्रिय कर देता है HCl। पेप्सिन एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन के पचाने का कार्य करता है पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन को पचाती है पेप्सिन। रेनिन एंजाइम या दूध प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध प्रोटीन को पचाता है। रेनिन नामक एंजाइम बच्चों में सबसे अधिक जबकि बूढ़ों में सबसे कम पाए जाते हैं रेनिन। स्टमक क्या है, तो एक स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ये तो देखें, पहला है कार्डियक। कार्डियक में HCl निकलता है, जो भोजन को क्या करता है, अम्लीय करता है। तो HCl कौन सिक्रेट करता है, तो कार्डियक। स्टमक का कार्डियक वाला भाग है जो HCl को सिक्रेट करता है, और सूक्ष्म जीव और कीटाणु को नष्ट करता है कार्डियक। सूक्ष्म जीव और कीटाणु को नष्ट करता है स्टमक में कौन, तो कार्डियक पार्ट। और एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाता है कौन, तो कार्डियक। नेक्स्ट है फंडिक। ये बीच वाला भाग होते हैं स्टमक का, और भोजन रोक कर रखने का कार्य करता है। भोजन रोक कर रखता है कौन, फंडिक। नेक्स्ट है पाइलोरिक। इसमें क्या रहता है, तो जठर ग्लैंड होता है जो पाई जाती है, और जिसमें जठर रस निकलता है। पाइलोरिक में क्या रहता है, तो जठर ग्लैंड पाई जाती है, जिससे क्या निकलता है, जठर रस निकलता है पाइलोरिक में। जठर रस में क्या रहता है, तो HCl रहेगा, रेनिन रहेगा, पेप्सिन पाया जाता है। HCl, रेनिन, पेप्सिन किस में पाया जाता है, तो पाइलोरिक में पाया जाता है। HCl, रेनिन, पेप्सिन पाया जाता है किस में, तो पाइलोरिक में पाया जाता है HCl, रेनिन, पेप्सिन। जठर रस में क्या रहते हैं, तो HCl, रेनिन, पेप्सिन पाए जाते हैं। और जठर रस निकलता है पाइलोरिक, जो किसका है, तो स्टमक का पार्ट है पाइलोरिक।
अमाशय का दीवार बना होता है तो स्तंभाकार ऊतक से बना होता है। स्तंभाकार ऊतक से अमाशय का दीवार बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमाशय का दीवार किसका बना होता है तो स्तंभाकार ऊतक से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार की रक्षा कौन करता है तो म्यूकस के द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की दीवार रक्षा करता है कौन तो म्यूकस करता है। अमाशय की दीवार के घाव को कहा जाता है अल्सर कहा जाता है। नेक्स्ट है जिगर यानी लीवर। यह एक क्या तो बाह्यस्रावी ग्लैंड होता है जिगर। इससे एंजाइम का स्रावन होता है लीवर के द्वारा। इसे पित्त रस का स्रावन होता है। पित्त रस किससे लीवर से सीक्रेट होता है। इससे एंजाइम का भी स्रावन होता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन तो लीवर। इसका पीएच मान कितना होता है तो पित्त रस का पीएच मान 7 से अधिक और होता है तो ये क्या हो जाएगा क्षारीय होता है। तो पित्त रस क्षारीय द्रव होता है। और पित्त है जो पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ पे तो पित्त का रस है जो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में जमा होता है। पित्त एंजाइम नहीं है लेकिन एंजाइम की तरह यह कार्य करता है। पित्त क्या है तो एंजाइम नहीं लेकिन एंजाइम की तरह कार्य करता है। 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। तो पता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है तो लीवर होती है जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड क्या होता है तो पिनियल ग्लैंड है जो शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड होता है। और यकृत क्या है तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है ये लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो त्वचा हो जाएगा। आंतरिक में लीवर और सबसे बड़ा क्या है तो त्वचा। दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड क्या हो जाएगी तो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो दूसरी सबसे छोटी। और सबसे छोटा क्या है तो पिनियल ग्लैंड हो जाएगा। यकृत का वजन कितना होता है तो 1.5 kg होता है। और यकृत में सबसे अधिक रीजनरेशन पावर होता है। लीवर क्या करता है तो खुद से ठीक हो जाता है। सबसे कम में पुनर्उद्भवन क्षमता होता है मस्तिष्क का। जो मस्तिष्क की सेल क्या होती है तो इसमें रीजनरेशन एकदम बहुत मिनिमम होता है। यकृत के कोष का बना होता है तो यकृत का कोष का हेपेटिक सेल से बना होता है। इंपॉर्टेंट है। यकृत का कोष का हेपेटिक सेल से। मस्तिष्क का कोष का बना होता है तो नर्व सेल से बना होता है मस्तिष्क का कोष का। हेपेटिक सेल खराब होने पर क्या हो जाता है तो पीलिया, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। हेपेटिक्स खराब हो जाएगा तो पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा बउआ। यकृत से 2 रंजक द्रव निकलते हैं, एक बिलीरुबिन और दूसरा बिलीवर्डिन। ये कहाँ से 2 रंजक निकलते हैं तो लीवर से निकलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। और बिलीरुबिन क्या करता है तो बिलीरुबिन है जो पीला कलर देगा। और बिलीवर्डिन क्या करता है तो नीला और हरा कर देगा। बिलीरुबिन पीला, बिलीवर्डिन क्या कर देगा तो नीला और हरा। और मात्रा बढ़ने से क्या हो जाता है तो पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया रोग होते हैं बिलीरुबिन के बढ़ने से पीलिया रोग हो जाता है। पीलिया जॉन्डिस या हेपेटाइटिस प्रभावित करता है तो लीवर को प्रभावित करता है। और पीलिया क्या है तो विषाणु से होता है, वायरस से फैलता है पीलिया। सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस बी है जो सबसे डेंजर है। अधिक शराब के सेवन से कौन सा खराब हो जाता है तो लीवर खराब हो जाएगा। कोई भी जहर या हानिकारक पदार्थ जमा होता है कहाँ पे लीवर में जमा होता है। जहरीले पदार्थ से मृत्यु के उपरांत पोस्टमार्टम की जांच किया जाता है तो लीवर के सबसे पहले जांच किया जाएगा कि जहरीले पदार्थ से मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ। पोस्टमार्टम में सबसे पहले लीवर। विटामिन ए संचित करता है तो लीवर को करता है। विटामिन ए संचित कौन सा विटामिन करता है तो विटामिन ए का संचय करता है लीवर। मानव शरीर में रिजर्व फूड के रूप में जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। और जमा कहाँ होता है यकृत में होता है ग्लाइकोजन। उपवास के दौरान यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। उपवास के टाइम में क्या करता है तो ग्लाइकोजन क्या करता है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटकर एनर्जी देता है। मछली के यकृत में विटामिन ए और डी दोनों होता है लेकिन अधिक मात्रा में मछली के तेल में क्या रहता है तो विटामिन डी। मनुष्य में रक्त का निर्माण करता है तो बोन मैरो जो हड्डी के बीच खाली स्थान रहता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है लीवर और प्लिया में। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा गया, ब्लड बैंक कहा जाता है प्लिया को। नेक्स्ट है बाइल जूस। पीतरस निकलता है कहाँ से यकृत से निकलता है। पीतरस जमा होता है पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में। इसका पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक होता है। पीतरस कैसा होता है तो क्षारीय होता है। यह भोजन को कैसा बनाती है पीतरस क्षारीय बनाती है। ये क्या करता है पीतरस तो फैट को तोड़ता है। पीतरस फैट के तोड़ता है।
यह वसा के पाइसीकरण करता है और वसा के तोड़ने के कार्य करता है पीतरस। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक सेल, जिसे अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर का दूसरे सबसे ग्रंथि, पहला सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा अंतःस्रावी में, तो लीवर। मनुष्य शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्लैंड है, इसे मिक्स ग्लैंड कहा जाता है अग्नाशय को। और मिश्रित ग्लैंड में कौन कौन आते हैं, तो एंजाइम होता है, दूसरा हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या है, तो इंसुलिन क्या है, तो हार्मोन। और एंजाइम में कौन कौन है, तो लैट, इसका LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये सब कहाँ से सीक्रेट होता है, तो ये अग्नाशय से सीक्रेट होता है। लाइपेज का कार्य क्या है, तो वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज वसा का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को पाचन करेगा। वसा को लाइपेज क्या करता है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। फैट को क्या करेगा, तो लाइपेज क्या करता है, तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज ग्लूकोज में चेंज कर देगा। कार्बोहाइड्रेट है जो एमाइलेज किस में तोड़ेगा, तो ग्लूकोज में। प्रोटीन है जो किस में, ट्रिप्सिन को एमिनो अम्ल में चेंज कर देगा। प्रोटीन को ट्रिप्सिन है जो एमिनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट के एमाइलेज ग्लूकोज में तोड़ देगा। वसा को लाइपेज क्या तो किस में तोड़ेगा, तो वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। पाचन का 5 क्रिया संपन्न होगा। पहला अंतःग्रहण होता है, दूसरा पाचन होता है, तीसरा अवशोषण होता है, चौथा स्वांगीकरण होता है और पांचवा मल त्याग देता है। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल त्याग देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 8 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण भी कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत के भाग को क्या कहते हैं, तो आंतरस कहा जाता है। और इसमें म्यूकस एंटिकस पाया जाता है। और छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन, एक डेड्यूनम, दूसरा जेजुनम और चौथा तीसरा इलियम होता है। DJI, डी से डेड्यूनम या ग्रानी से जुड़ता है कौन, तो डेड्यूनम जुड़ता है। और डेड्यूनम के आकार कैसा होता है, तो सी के आकार के जैसा होता है। जेजुनम क्या है, तो छोटी आंत के सबसे लंबा भाग होता है, जेजुनम होता है छोटी आंत के सबसे लंबा भाग। इलियम क्या करता है, तो पूर्ण रूप से पाचन करता है और इसी में क्या रहता है, तो अवशोषण होता है और बिलाई के द्वारा क्या करता है, तो अवशोषण करती है इलियम। छोटी आंत के सबसे लंबा भाग जेजुनम हो जाएगा। आकार किसका सी जैसी होती है, तो डेड्यूनम। ग्रानी से जुड़ा रहता है तो डेड्यूनम। और बड़ी आंत से कौन जुड़ेगा, तो इलियम। छोटी आंत को पहला भाग कहते हैं। छोटी आंत का पहला भाग होता है डेड्यूनम। छोटी आंत में जेजुनम में भोजन का पाचन नहीं होता है। जेजुनम में भोजन का पाचन नहीं होगा, ठीक ना। छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम है, तो पहला 4 एंजाइम निकलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। इरेप्सिन, पहला इरेप्सिन हो गया, दूसरा माल्टेज हो गया, तीसरा सुक्रेज हो गया, चौथा लैक्टोज। इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टोज। इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टोज। इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रेज और लैक्टोज, ये सब क्या है, तो छोटी आंत से निकलेगा। इरेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को, इरेप्सिन है जो एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। प्रोटीन को इरेप्सिन क्या करेगा, तो एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। माल्टोज क्या करेगा, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। सुक्रोज को सुक्रेज क्या करता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में तोड़ेगा। लैक्टोज है जो लैक्टोज को ग्लाइकोजन प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। लैक्टोज किस में, तो लैक्टोज है जो लैक्टोज को ग्लाइकोजन और ग्लैक्टोज में तोड़ देगा। कह रहा है कि छोटी आंत शाकाहारी जीव में मांसाहारी जीव की तुलना में अधिक होता है। छोटी आंत किस में सबसे अधिक होगा, तो मांसाहारी जीव की तुलना में अधिक होता है छोटी आंत। जो ज़्यादा घास फूस खाएगा उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इसमें बड़ी आंत का भोजन पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में कोई भोजन पाचन नहीं होगा, सब स्मॉल इंटेस्टाइन पचा के भेज देगा आगे। इसमें अपच भोजन होता है और इसमें जल का अवशोषण, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि शरीर के कौन सा भाग में जल का अवशोषण होगा, तो बड़ी आंत में। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है
वहाँ एक अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है और जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ता है, जो अंगुलीनुमा संरचना होता है, उसे उसी भाग को अपेंडिक्स कहा जाता है। जो शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है? तो ये अवशेषी अंग होता है, इसका कोई काम नहीं होता बॉडी में। बड़ी आंत के भाग कौन कौन है? तो सीकम, कोलम, रेक्टम। सीकम, कोलम, रेक्टम ये किसका भाग है? तो बड़ी आंत के। और बड़ी आंत का पहला भाग सीकम होता है और कोलन क्या होता है? तो ऊपरीगामी कोलन। कोलन को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरीगामी कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन और तीसरा अनुगामी कोलन। ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ, अनुगामी कोलन, ये कोलन को 3 भागों में। नेक्स्ट है रेक्टम, जो मलाशय के अंतिम भाग होता है रेक्टम। बड़ी आंत के सबसे बड़ा भाग होता है क्या? कोलन होता है। कोलन बड़ी आंत के सबसे बड़ा भाग होता है, बड़ी आंत के कोलन होता है। सीकम क्या है? तो बड़ी आंत का पहला भाग होता है सीकम और अंतिम भाग क्या होता है? तो रेक्टम। रेक्टम के बाद डायरेक्ट कहाँ? एनस में होकर, एनस के होकर बाहर हो जाता है। बड़ी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु क्या होते हैं? तो ई कोलाई, जो हमें देता है विटामिन के। बड़ी आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होते हैं? तो ई कोलाई। ई कोलाई क्या देता है? विटामिन के का और विटामिन B1, विटामिन B2, B12 का निर्माण करता है ई कोलाई। कोलन वाले भाग होते हैं या अपच भोजन को मल के द्वारा खाता है। अपच भोजन को मल को खाता है कौन? ई कोलाई। और विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B1, B2, 12 देता है। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को ऑक्सीजन एवं विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है, उसे श्वसन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीजन एवं विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में टूटकर कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीजन एवं विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन कहेंगे। शरीर में कोशिकीय ईंधन क्या रहता है? तो ग्लूकोज होता है, जो शरीर का कोशिकीय ईंधन कहलाता है ग्लूकोज। श्वसन कैसी अभिक्रिया? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और विघटन होता है, अपघटन भी वियोजक अभिक्रिया। श्वसन विघटन या अपघटन या वियोजक अभिक्रिया भी कहा जाता है श्वसन को। श्वसन कैसी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। श्वसन कैसी है? तो ऊष्माक्षेपी है। और अपचयी अभिक्रिया, श्वसन अपचयी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो। श्वसन ऊष्माक्षेपी भी होगा, अपचयी भी होगा, विघटन भी होगा, ऑक्सीकरण भी होगा श्वसन। श्वसन में क्या होता है? तो ग्लूकोज के जलाने वाला होता है। श्वसन क्या करती है? तो ग्लूकोज को जला देती है। और स्वच्छ ब्रीदिंग क्या करती है? तो O2 लेना और CO2 के छोड़ती है ब्रीदिंग के द्वारा। O2 लेना, CO2 छोड़ना श्वसन नहीं है, किंतु स्वच्छवास है। O2 लेना, CO2 छोड़ना क्या है? तो ब्रीदिंग होती है। और श्वसन क्या है? तो O2 को जलना आवश्यक है, तभी हम ऊर्जा मिलती है। श्वसन क्या होता है? तो O2 जलता है। श्वसन के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एरोबिक रिस्पायरेशन। पहला एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में क्या कहते हैं? तो अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें क्या रहता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति होती है, एब्सेंस रहेगा। वायवीय ऑक्सी श्वसन में क्या होता है? तो एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन क्या रहते हैं? तो प्रेजेंस रहते हैं। अवायवीय श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन होते हैं अवायवीय, और इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ना, तो अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह केवल एक चरण में संपन्न होगा। जैसे ग्लूकोज है तो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा पायरूवेट में आएगा, पायरूवेट से फिर रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में और CO2, H2O और इथेनॉल बनेगा और 2 ATP का निर्माण करेगा। तो ऑक्सीजन के किस में होता है? ये गलती लिखा है वायवीय। वायवीय होता है जो ग्लूकोज ऑक्सीजन, इसमें ग्लूकोज होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले को ऑक्सी श्वसन कहते हैं वायवीय। इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा ना, ये गलत लिखा है।
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा तब अवायवीय होगा। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा अवायवीय। जैसे देखो ग्लूकोज टूटता है पायरूवेट में, पायरूवेट जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में रहेगा तो CO2 का निर्माण करेगा और H2O टूटेगा और इथेनॉल और 2 ATP का निर्माण करता है। जैसे ग्लूकोज है अनॉक्सी श्वसन करेगा तो क्या बनता है, तो C6H5OH, ये इथेनॉल बनेगा, फिर CO2 H2 और 2 ATP का निर्माण करेगा। किण्वन में क्या होता है, तो फर्मेंटेशन में एक प्रकार के अनॉक्सी श्वसन होते हैं, इसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस रहता है। जीवाणु अथवा यीस्ट में कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। किण्वन में O2 की अपर्याप्त उपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो अनॉक्सी, इसमें O2 के अपर्याप्त उपस्थिति होती है, इसमें क्या रहता है, तो ऑक्सीजन जब एब्सेंस रहेगा तो श्वसन की क्रिया संपन्न होगी, जिसके द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और लैक्टिक एसिड का जमाव होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण होते हैं। लैक्टिक अम्ल का जमाव के कारण ही मांसपेशियों में क्या होते हैं, तो दर्द आ जाती है। जैसे ग्लूकोज है और O2 की कमी तो लैक्टिक एसिड बनेगा और 2 ATP का निर्माण करेगा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जीव द्रव में संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोलिसिस का प्रक्रिया किस में होगा, तो जीव द्रव में। अवायवीय श्वसन होता है तो यीस्ट और कवक क्या करता है, तो अवायवीय श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसे वायवीय श्वसन कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन को, और इसमें O2 क्या रहता है, तो प्रेजेंस रहता है। O2 प्रेजेंस रहेगा और जिसमें श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होगा, तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ग्लूकोज के एक अणु 38 ATP ऊर्जा देता है। ग्लूकोज का एक अणु क्या देगा, तो 38 ATP एनर्जी देगा। यह 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण में प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव होगा और दूसरा चरण में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पहला चरण में क्या होगा, जीव द्रव, दूसरा में क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन में होगा। पहला चरण में ग्लूकोज है जो किस में टूटेगा, पायरूवेट में टूटेगा। पायरूवेट है जो माइटोकॉन्ड्रिया CO2 और H2 और एनर्जी देगा, ठीक ना। तो ग्लूकोज पायरूवेट में टूटेगा, पायरूवेट टूटेगा, CO2 H2O और एनर्जी यानी 38 ATP देगा। और पायरूवेट का टूटना क्या कहलाता है, क्रेब्स चक्र कहलाता है, और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 जल बनेगा और 38 ATP का निर्माण करेगा। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, किसे, ATP को कहा जाता है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप CO2 और H2O बनता है, साथ ही काफ़ी ऊर्जा भी निकलती है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में क्या है, तो डिफरेंस देखना है यहाँ पे। तो अवायवीय होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है और इसमें क्या रहता है, तो ग्लूकोज पायरूवेट में टूटता है और पायरूवेट में टूटने के बाद CO2 और H2O का निर्माण होता है और इथेनॉल प्लस 2 ATP का निर्माण होगा। CO2 H2O प्लस इथेनॉल प्लस 2 ATP का निर्माण होगा, किसमें, अवायवीय श्वसन में। ग्लूकोज टूटेगा पायरूवेट में, पायरूवेट तोड़ेगा तो CO2 H2O और इथेनॉल प्लस 2 ATP का निर्माण करता है अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो जीव द्रव में होगा, 2 ATP का निर्माण करेगा और कम एनर्जी देगा और केवल एक चरण में होगा और ग्लाइकोलिसिस होगा इसमें क्या होगा, तो ग्लाइकोलिसिस। और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ग्लूकोज टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, H2O देगा और एनर्जी देगा, 38 ATP देता है। वायवीय श्वसन 38 ATP और अवायवीय 2 ATP देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, ये 38 ATP देगा और ये अधिक एनर्जी देता है और 2 चरणों में होता है वायवीय श्वसन। और ग्लाइकोलिसिस क्या है, तो जब जीव द्रव में ग्लूकोज का टूट कर पायरूवेट का निर्माण करता है, यह क्रिया क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज टूटेगा तो पायरूवेट का निर्माण करेगा, जिसे कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग है, तो ब्रीदिंग 2 टाइप का होगा, तो एक है उच्च श्वास जिसे निश्वासन कहते हैं, एक प्रच्छ श्वास जिसे निश्वासन कहा जाता है। एक निश्वासन है, एक निश्वासन है।
उच्च श्वास को निश्वसन कहते हैं। जो O2 के अंदर आना, अंदर ली गई वायु को क्या कहते हैं, तो उच्च श्वास यानी निश्वासन कहते हैं। और प्रश्वास यानी उस CO2 के बाहर निकालना, उसे निश्वासन कहते हैं। O2 में जब हम श्वास लेते हैं तो O2 के जब अंदर लेंगे तो कितना, ऑक्सीजन को बॉडी में लेंगे तो नाइट्रोजन 78% रहता है और O2 21% रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहेगा। आर्गन कहेगा तो 0.93%। जब हम CO2 के बाहर निकालेंगे तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 17%, यानी 4% ऑक्सीजन रख लेंगे और नाइट्रोजन सेम वही बाहर कर देंगे। CO2 कितना 4% दे देंगे। 0.3 से डायरेक्ट 4% CO2 छोड़ देंगे। आर्गन सेम दे देंगे, 0.93% लेंगे और 0.93% छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में। ये सभी फेफड़ा तक जाते हैं, ठीक है। और फेफड़ा के बाद संपूर्ण शरीर में जाता है। मैं रक्त के माध्यम से सिर्फ O2 में जाता है और बाकी सब वापस लौट जाता है। फेफड़ा में वायु कोश को एल्वुलाई रहता है। फेफड़ा में वायु कोश को एल्वुलाई रहता है। और फेफड़ा क्या है, एक इकाई है। वायु कोश होता है किसका इकाई है, तो फेफड़ा का इकाई है, जो सिर्फ O2 की आवश्यकता होती है। वायु कोश में किसकी आवश्यकता होती है, तो O2 की। उच्च श्वास में क्या आता है, तो उच्च श्वास में डायफ्राम का, जब सांस लेंगे तो डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा। डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे की ओर। उच्च श्वास में सबसे पहले पसली कहाँ, बाहर की ओर। पसली बाहर की ओर रहेगा, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा। उच्च श्वास के समय फेफड़ा का आयतन क्या रहता है, बढ़ जाता है। फेफड़ा का आयतन बढ़ गया। और प्रश्वास क्या होता है, तो डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है और पसली अंदर की ओर जाता है जब श्वास के छोड़ते हैं तब। डायफ्राम ऊपर की ओर और पसली अंदर की ओर। प्रश्वास के समय क्या रहता है, तो फेफड़ा का आयतन घटता है। डायफ्राम टूटने से व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, अर्थात व्यक्ति का मौत हो जाता है। डायफ्राम टूटने से सांस नहीं ले पाएगा, जब टूटने जाएगा तो सांस कैसे लेगा। श्वसन का अंग, और इसमें जीव दिया गया है, श्वसन अंग दिया गया है। तो एक कोश के जीव जिसमें क्या होता है, तो विसरण विधि के माध्यम से श्वसन होगा। एक कोश के जीव में किसके माध्यम से, विसरण के माध्यम से। और मछली गिल्स के या गलफड़ा से सांस लेती है। उभयचर पानी में गिल से लेता है, फेफड़ा, और ज़मीन पर फेफड़ा से, और ज़मीन के अंदर कहाँ से, त्वचा से लेगा। सरीसृप जिसे रेप्टिलिया या फेफड़ा से लेता है। पक्षी भी फेफड़ा से लेगा। स्तनपायी भी फेफड़ा से। कीट ट्रैकिया से सांस लेता है। केचुआ गीली त्वचा से लेता है सांस, केचुआ। नेक्स्ट है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक ऊपर क्या है, तो नेजल कैविटी है, और ये क्या हो गया, तो फेरिंग्स हो गया। और जो नीचे वाला भाग है तो ये लैरिंग्स हो गया। ये ट्रैकिया हो गया, ये लंग्स हो गया, ये ब्रोंकाई हो गया, और ये ब्रोंकोएल्स हो गया। ये छोटे छोटे भाग है जो एल्बुली हो गया, और नीचे वाला भाग डायफ्राम हो गया। मनुष्य में श्वसन वायुमार्ग होते हैं। तो पहले श्वसन कहाँ जाएगा, मनुष्य में। मनुष्य में श्वसन का भाग होता है। श्वसन, मनुष्य में श्वसन का वायुमार्ग होता है। तो पहले जाएगा कहाँ पे, रक्त में हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जाएगा, शुद्ध रक्त। फिर शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, हार्ट में। हार्ट के बाद धमनी में जाएगा, धमनी के बाद धमनिकाय में जाएगा, और धमनिकाय के बाद केशिकाय में जाएगा। हार्ट के बाद धमनी में, धमनी के बाद धमनिकाय में जाएगा, और धमनिकाय यानी के बाद सेल में जाएगा, यानी कोशिकाएं, केशिकाएं में जाएगा। और केशिकाएं जो ग्लूकोज बनाकर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और CO2 और H2O और 38 ATP का निर्माण करेगा। फिर CO2 से रिएक्शन करके कहाँ जाएगा, तो सिरकाएं के पास जाएगा। फिर सिरकाएं से CO2 रिएक्शन करेगा तो सीरा के पास जाएगा। सीरा उसके पास जाने के बाद CO2 मिलेगा, और मिलने के बाद ये कहाँ पे, एल्वेली कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा एल्वेलू में जाता है, यानी केशिकाएं में जाएगा, वायु केशिका में जाएगा। फिर ब्रैंक्वेल्स में जाएगा, CO2 से रिएक्शन करने के बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर श्वास नली में जाएगा। श्वास नली के बाद ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी के बाद नासिका कपाट में जाएगा। नासिका कपाट के बाद कहाँ, नासिका छिद्र में। फिर इसी प्रकार बाहर नासिका छिद्र के बाद में किससे, तो ये एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। फेफड़ा जो लंग्स के अंदर O2 और CO2 का आदान प्रदान वायु कोश यानी एल्वेली के द्वारा होता है। O2 और CO2 का आदान प्रदान किसके माध्यम से होगा, तो वायु कोश के माध्यम से होता है, और ये विसरण विधि द्वारा होता है। कौन सी विधि, विसरण।
सीरा में कौन सा रक्त होता है? तो अशुद्ध रक्त होता है। और धमनी में क्या है? तो शुद्ध रक्त। महाधमनी में अशुद्ध और महाशिरा में शुद्ध रक्त होता है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। फेफड़ा के ऊपर आवरण को कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, फेफड़ा के ऊपर आवरण। हृदय के ऊपर आवरण को पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं, हृदय के ऊपर आवरण को पेरिकार्डियम। और किडनी के ऊपर आवरण को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, किडनी के ऊपर वाले आवरण को पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। और मस्तिष्क के ऊपर वाला आवरण को मेनिंजिस झिल्ली कहा जाता है, मस्तिष्क के ऊपर आवरण। परिवहन तंत्र जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, तो मानव तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पदार्थ के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। क्या रहता है? तो परिवहन तंत्र के लिए मानव तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। जैसे हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, आर्टरी हो गया जिसे धमनी कहा जाता है, वेंस हो गया, ये सब क्या है? तो परिवहन तंत्र है जो सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। परिवहन तंत्र में 3 भागों में बांटा गया, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और तीसरा मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन को खुला परिसंचरण तंत्र कहा गया और बंद को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहा गया। थर्ड क्या है? तो मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। मिक्स में क्या रहता है? तो इसमें खुला में क्या रहता है? तो नली नहीं पाया जाता है खुला में। और ये बाघ, कंकाल, घोंघा, सीप, शंख, कीट, तिलचट्टा में पाया जाता है। बंद परिवहन तंत्र में नली होता है, बंद परिवहन तंत्र में नली होता है। और मिश्रित में नली भी होगा, नहीं भी होगा, ठीक ना। सफ़ेद रक्त किसका? तिलचट्टा के होते हैं, हीमोसील के कारण। किसके कारण? सफ़ेद रक्त। तिलचट्टा में सफ़ेद रक्त होता है, किसके कारण? हीमोसील के कारण। बंद परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में पाए जाते हैं, पक्षी में पाया जाएगा। और मिश्रित पाया जाता है मछली और कछुआ में। मिक्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम मछली और कछुओं में। बंद कहेगा तो स्तनधारी में। और क्लोज ओपन कहेगा तो किस में? घोंघा, सीप, शंख, तिलचट्टा में इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। स्तनधारी पक्षी वर्ग में बंद होता है। मिक्स मछली और कछुआ में मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये हार्ट है, तो हृदय में बहुत सारे चैम्बर होते हैं जिसे कोष्ठक कहा जाता है। 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद ऊपर होता है और निलय नीचे होता है। और 3 चैम्बर में क्या होते हैं? तो 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं। और 4 चैम्बर में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक ना। जीवधारी मछली में कितना? 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। उभयचर में 3 चैम्बर होते हैं, सरीसृप में 3 चैम्बर। और 2-3 चैम्बर वाले क्या होते हैं? तो ठंडा खून होते हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल में एक्सेप्शन में 4 चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल में, ये गर्म खून रखते हैं। एवीज वर्ग में 4 चैम्बर, स्तनधारी में भी 4 चैम्बर। और तिलचट्टा में 13 हार्ट पाए जाते हैं, बाप रे बाप। 13 हृदय पाया जाता है, 6 को 8 को टांग। 13 हार्ट पाए जाते हैं तिलचट्टा में। केचुआ में 8 हार्ट पाए जाते हैं, सभी फॉल्स होते हैं। तिलचट्टा में कितना? 13, केचुआ में 8। रक्त ताप के आधार पर तो गर्म खून किस में होता है? तो वार्म ब्लडेड एनिमल आते हैं कौन कौन? तो इसमें होते हैं मगरमच्छ, घड़ियाल, पक्षी, मैमेलिया, ये सब क्या है? तो वार्म ब्लडेड होते हैं। और उष्ण रक्ततापी होते हैं, समतापी होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, पक्षी, मैमेलिया, ये सब क्या है? तो वार्म ब्लडेड एनिमल है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन कौन है? तो इसमें 2 या 3 चैम्बर वाले होते हैं, जैसे मछली, उभयचर, अधिकांश सरीसृप, ये सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान हर मौसम में समान रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है मनुष्य का ह्यूमन का टेम्परेचर। मानव ह्यूमन हार्ट कितना? 4 चैम्बर होता है। और मानव हृदय का आकार कैसा होता है? तो त्रिकोणीय होता है। और इसका वजन, हार्ट का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम लगभग होता है। और दिल का बचगुआ कहाँ पे होता है? तो दायां भाग में होता है, दिल बचगुआ दायां भाग में होता है दिल। कौन से भाग में? दायां भाग में होता है। 12 जोड़ी पसलियाँ के नीचे होती है हार्ट, डायफ्राम के ऊपर होता है।
हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। फेफड़े के ऊपर के आवरण को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हृदय के ऊपर आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। किडनी के ऊपर आवरण को पेरिटोनियम कहा जाता है। किडनी के ऊपर वाले आवरण को पेरिटोनियम, हार्ट के ऊपर वाले आवरण को पेरिकार्डियम, फेफड़ा के ऊपर वाले आवरण को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं और मस्तिष्क के ऊपर वाले आवरण को मेनिंजेसिस कहा जाता है, मेनिंजेनिस। और ये हार्ट हो गया, ये महाधमनी हो गया और ये क्या है तो फेफड़ों से फुसफुस रहा। पहले देखो ये राइट ऑरिकल और ये क्या हो गया लेफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल मीन्स अलिंद, वेंट्रिकल मीन्स निलय। तो ये दायां निलय और ये बायां निलय हो गया। राइट और इधर से राइट हो गया, इधर से लेफ्ट हो गया। तो ये ऊपर वाले अलिंद होते हैं, नीचे वाले निलय होते हैं। ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ होता है तो लंग्स में होता है ब्लड का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण CO2 से निकलना एवं O2 का मिलना, ये रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। रक्त से CO2 निकलेगा, O2 को मिलेगा तो शुद्ध हो जाएगा। फेफड़े से शुद्ध रक्त बायां अलिंद में जाता है। फेफड़े से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा तो बायां अलिंद में जाएगा। फेफड़े से शुद्ध रक्त तो ऊपर अलिंद रहेगा, नीचे निलय रहता है, दायां बायां। तो बायां अलिंद में जाएगा कहाँ पे, फेफड़े से शुद्ध रक्त, यहाँ पे फेफड़ा रहेगा, यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएगा तो ये बायां अलिंद में जाएगा शुद्ध रक्त। फेफड़े से शुद्ध रक्त कहाँ जाता है तो बायां अलिंद में जाएगा। हृदय में रक्त आता है किसके द्वारा तो सीरा के द्वारा। हृदय में ब्लड आता है किसके द्वारा, सीरा के द्वारा। हृदय में रक्त को बाहर निकालता है धमनी। आर्टरी क्या करता है तो हृदय से रक्त को, शुद्ध रक्त को बाहर निकालता है धमनी। सीरा में विभिन्न समानता जो अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है और धमनी में शुद्ध रक्त का होता है। सीरा में क्या रहता है तो अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, और लेकिन फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त होगा और फुसफुस धमनी में क्या रहेगा तो अशुद्ध रक्त होगा। महाधमनी में क्या रहेगा तो शुद्ध रक्त होता है। महाधमनी में क्या रहता है अशुद्ध रक्त होता है। महाशिरा क्या आएगा तो शुद्ध रक्त होगा। ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनेगा, H2O बनेगा और 38 से ATP का निर्माण करेगा। CO2 का जोड़ना क्या रहता है तो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त है जो संपूर्ण शरीर के सबसे पहले वाले दाएं अलिंद में जाता है। कहाँ पे जाएगा तो दायां अलिंद में जाएगा। ये देखो ये हार्ट हो गया, तो ये दायां हो गया, दायां अलिंद, और ये बायां अलिंद हो गया। नीचे दायां निलय और ये दायां निलय हो गया और इधर बायां निलय हो गया। तो अशुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर के कौन भाग में तो दायां अलिंद में जाता है। अशुद्ध रक्त के संपूर्ण शरीर का सबसे पहले दायां अलिंद में जाएगा और महाशिरा के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से जाता है अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में तो महाशिरा के माध्यम से जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। दायां अलिंद में क्या रहता है तो अशुद्ध रक्त होता है। दायां निलय में आता है तो क्या त्रिदलीय कपाट के माध्यम से आता है दायां निलय में। अलिंद के बाद कहाँ जाएगा तो नीचे आएगा, कहाँ पे दायां निलय में जाएगा। और त्रिदलीय यानी ट्राइकैस्पिड के माध्यम से जाता है कहाँ पे तो दायां निलय में आएगा। दायां अलिंद के बाद दायां निलय में आएगा। यहाँ फिर हार्ट क्या करेगा तो शुद्ध करके कहाँ भेजेगा तो बायां अलिंद में भेजेगा, बायां अलिंद में भेजेगा। द्विदलीय कपाट एवं त्रिदलीय कपाट के कार्य रक्त को क्या करता है तो वापस क्रमशः बायां अलिंद एवं दाएं अलिंद में जाने से रोकता है। जैसे देखो ब्लड है, ब्लड आया कहाँ से तो महाशिरा के माध्यम से कहाँ आया दायां अलिंद में आया। दायां अलिंद के बाद ट्राइकैस्पिड कहाँ लाती है तो दायां निलय में, और दायां निलय के बाद कहाँ तो यहाँ पे क्या रहता है तो महाशिरा रहता है, महाधमनी रहता है। महाधमनी के बाद कहाँ दायां निलय में जाएगा, बायां निलय में जाएगा। बायां निलय के बाद कहाँ पे जाएगा तो ये बायां अलिंद में जाएगा। अलिंद में जाने के बाद क्या करता है महाधमनी है जो पूरे बॉडी में क्या करती है तो भेज देती है सभी पार्ट में। किसके द्वारा तो धमनी के द्वारा। तो द्विदलीय कपाट एवं त्रिदलीय कपाट का कार्य क्या करता है तो रक्त को वापस आने से रोकता है। तो बायां अलिंद एवं दायां अलिंद में जाने से रोकता है, ठीक ना।
हृदय से अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में फुसफुस धमनी होते हैं। शुद्ध रक्त होने के लिए फेफड़ा में फुसफुस धमनी के माध्यम से जाता है। अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए किसके माध्यम से जाएगा? हृदय में अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फेफड़े में किसके माध्यम से जाता है? तो फुसफुस धमनी के माध्यम से जाता है। और फुसफुस शिरा में तो रहता है, शुद्ध ब्लड रहता है, और फुसफुस के माध्यम से हार्ट में जाएगा, फुसफुस धमनी के माध्यम से। पुनः फेफड़ा में शुद्ध रक्त बायां अलिंद में जाएगा। ये क्या है? तो दायां अलिंद, दायां अलिंद। ये क्या है? तो बायां अलिंद हो गया। ये दायां निलय हो गया, और ये क्या हो गया? तो बायां निलय हो गया। तो कह रहा पुनः फेफड़ा में शुद्ध रक्त बायां अलिंद में फुसफुस शिरा के माध्यम से एवं बायां अलिंद द्विदलीय कपाट के माध्यम से बायां निलय में जाएगा। ठीक है। बायां निलय से धमनियों, बायां निलय से कहाँ जाएगा? तो बायां निलय से महाधमनी, महाधमनी के बाद धमनी में, धमनी के बाद धमनिकाय में और केशकाय के माध्यम से शरीर में फैल जाता है। पहले कहाँ जाएगा? तो ये देखो फिगर, वेंट्रिकल को निलय कहते, तो ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ठीक है। तो कह रहा है कि बायां निलय से, तो बायां निलय हो गया, वेंट्रिकल हो गया, ये बायां निलय हो गया। बायां निलय से कहाँ जाता है? महाधमनी। बायां निलय से जैसे राइट ऑरिकल में आया, तो राइट ऑरिकल के बाद कहाँ जाएगा? तो राइट ऑरिकल कहाँ पे? ये बायां निलय, अलिंद लेफ्ट, ये यहाँ पे हो गया ना बायां निलय, वेंट्रिकल मीन्स निलय हो गया ना, तो यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो बायां निलय कहाँ पे? नीचे पे लेफ्ट एंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ये हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? महाधमनी में। महाधमनी में कौन सा है? तो शुद्ध रक्त रहता है। फिर धमनी में जाएगा, और धमनी के बाद कहाँ जाएगा? तो धमनिकाय में जाएगा, और धमनिकाय के बाद केशकाय में जाएगा, और केशकाय के बाद क्या करती है? तो पूर्ण बॉडी में भेज देती है। तो पहले बायां निलय से महाधमनी में, महाधमनी के बाद धमनी में जाएगा, धमनी के बाद धमनिकाय में जाएगा, धमनिकाय के बाद केशकाय में आकर पूर्ण संपूर्ण बॉडी में फैल जाएगा। प्रत्येक कोशिका में मौजूद होते हैं कोशिकीय ईंधन। कोशिकीय ईंधनों के रूप में रहता है ग्लूकोज रहता है। इसको जलाएगा कौन? ऑक्सीजन जलाता है। जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन जलाएगा तो शरीर को ऊर्जा मिलेगा, और जलने से CO2 मिल जाएगा और अशुद्ध रक्त हो जाएगा। O2 जलाएगा किसको? ग्लूकोज को, और ग्लूकोज जलने के बाद क्या करेगा? तो शुद्ध में जलने के बाद रक्त में CO2 मिल जाएगा। CO2 मिलने के बाद क्या रक्त हो जाएगा? तो ब्लड अशुद्ध हो जाएगा, यानी CO2 मिक्स हो जाएगा, CO2 मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शिरा के माध्यम से दायां अलिंद में महाशिरा के माध्यम से पहुंच जाता है। शिरा के माध्यम से कहाँ जाएगा? तो दायां अलिंद में जाएगा, शिरा के माध्यम से। ये दायां अलिंद हो गया, तो ये किसके माध्यम से जाएगा? तो शिरा के माध्यम से यहाँ जाएगा, और महाशिरा के माध्यम से पहुंच जाता है। दायां अलिंद में महाशिरा के माध्यम से। अब पुनः दायां अलिंद से रक्त अशुद्ध से कहाँ भेज देगा? तो दायां निलय में भेज देगा, तो यहाँ पे जाएगा। अब दायां निलय में पहुँचेगा तो त्रिदलीय ट्राइकैप्सिड के माध्यम से क्या रहता है? तो यह पुनः फुसफुस धमनी के माध्यम से रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेज दिया जाता है। तो यहाँ से आएगा दायां अलिंद से आके दायां निलय में आएगा। दायां निलय के बाद फेफड़ा कहाँ भेज देगा? फेफड़ा फुसफुस धमनी को कहाँ भेज देता है? तो बायां अलिंद में भेज देगा। कहाँ पे? तो फुसफुस धमनी भेज देता है कहाँ पे? तो बायां अलिंद में। और बायां अलिंद के बाद माध्यम से रक्त शुद्ध होती है और लंग्स में जाएगा, और इस प्रक्रिया को निरंतर क्या रहती है? चलते रहती है। तो पहले शिरा लाता है कहाँ पे? तो दायां अलिंद में लाएगा। दायां अलिंद के बाद कहाँ जाएगा? तो दायां निलय में जाएगा, और क्या करता है? तो महाशिरा के माध्यम से, सॉरी, फुसफुस धमनी के माध्यम से जाएगा। फुसफुस धमनी के माध्यम से कहाँ? तो बायां अलिंद में जाता है, और बायां अलिंद में जाने के बाद क्या रहता है? तो ब्लड क्या हो जाता है? तो प्योर हो जाता है। फेफड़ा,
रक्त शुद्ध होता है फेफड़ा में O2 के मिलने से। रक्त शुद्ध होता है किसके माध्यम से? तो फेफड़ा में O2 के मिलने से। सीरा में क्या रहता है? अशुद्ध रक्त। और फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त होता है। सीरा में अशुद्ध रहेगा और फुसफुस सीरा में शुद्ध रहेगा। धमनी में शुद्ध रक्त रहता है और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त रहेगा। और हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है? तो बायां भाग में होता है। कौन से भाग में शुद्ध रक्त होता है? तो रक्त होता है शुद्ध बायां भाग में और अशुद्ध रक्त होता है दायां भाग में। ठीक है। बायां अलिंद में क्या रहता है? तो बायां अलिंद, ऊपर वाला अलिंद नीचे वाला निलय। तो बायां अलिंद में शुद्ध रक्त होता है। ये साइड हो गया तो बायां में शुद्ध रक्त, और बायां निलय में भी शुद्ध रक्त होता है। दायां अलिंद कहेगा, दायां निलय कहेगा तो दोनों में अशुद्ध रक्त होगा। दायां अलिंद और दायां निलय में अशुद्ध रक्त। फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त आता है, कौन लाता है? फेफड़ा से हृदय में, फेफड़ा से हृदय में कौन लाएगा? तो शुद्ध रक्त फुसफुस सीरा लाता है। कौन? फुसफुस सीरा। हृदय से फेफड़ा में अशुद्ध रक्त कौन लाता है? तो हृदय से फेफड़ा में कौन लाएगा? तो हृदय से फेफड़ा में अशुद्ध रक्त लाता है फुसफुस धमनी। और इस प्रकार रक्त ब्लड को शरीर के एक चक्कर लगाने में हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। शरीर का एक चक्कर लगाने में हृदय से कितने बार गुजरता है? तो 2 बार, और इसे द्विगुण परिवहन कहते हैं। हृदय में कैसा परिवहन होता है? तो द्विगुण परिवहन होता है हृदय में। दायां निलय और बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय में बायां निलय का दीवार मोटा होता है। सबसे मोटा किसका होता है? तो बायां निलय का दीवार होता है। और यही दीवार क्या करता है? तो ब्लड को शुद्ध करता है। कृत्रिम हृदय को कहा जाता है पेसमेकर। हृदय उत्पन्न करता है विद्युत आवेग ऐसे नोड, और दायां अलिंद के दीवार में करता है ऐसे नोड। ऐसे नोड उत्पन्न करता है कौन से दीवार में? तो दायां अलिंद में करता है। कृत्रिम ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है। दायां अलिंद में ऐसे नोड उत्पन्न करता है। पेसमेकर के संबंध हार्ट से। हृदय का कैसी आवाज़ आती है? तो लबडब साउंड आती है। हृदय धड़कता है 72 बार 1 मिनट में। हृदय की धड़कन सुनने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप कहा गया। स्टेथोस्कोप कहा गया। और ब्लड प्रेशर मापते हैं तो धमनी आर्टरी को द्वारा क्या मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर। सुई दिया जाता है, सीरा में दिया जाता है सुई, सीरा में। समान मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 होता है। 120 क्या है? तो सिस्टोलिक प्रेशर जिसे संकुचन कहा जाता है। 80 क्या होता है? तो डायलिस्टिक प्रेशर होता है जिसे शीतलन कहा जाता है। ब्लड प्रेशर को स्पिग्नो मैनोमीटर मापते हैं। और हेमोग्लोबिन कितना होता है? तो 150/80 जिसे 150/100, तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। 150/100 को लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। 90/60, 90 से कम रहेगा तो लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में 150/100, यानी 150 में से 50 पड़ गया ना, तो 150 रहेगा तो हाइपर टेंशन आ गया। अब ब्लड प्रेशर माना जाता है 120/80 को ब्लड प्रेशर, 120/80। हाई ब्लड प्रेशर 150/100, लो ब्लड प्रेशर 90/60। और हाइपर टेंशन से सुस्ती, आलस, थकावट, बेहोशी होता है लो ब्लड प्रेशर से। हृदय में मांसपेशियों का रक्त पहुंचाता है क्लोनरी धमनी के द्वारा। हृदय के मांसपेशियों में रक्त पहुंचाता है कौन? तो हृदय के मांसपेशियों में रक्त पहुंचाता है तो कोरोनरी धमनी। नेक्स्ट है ब्लड क्या? तो एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसमें क्या होता है? कोलाइड इमल्सन पायस का उदाहरण है। कोलाइड इमल्सन पायस का उदाहरण कौन है? तो ब्लड होता है। कोलाइड इमल्सन पायस का है। यह एक क्षारीय द्रव होता है। इसका pH मान 7.4 होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर के लगभग कितना %? 7% होता है। एक समान मनुष्य में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। लाल रंग होता है हेमोग्लोबिन के कारण, और लोहा में धातु पाया जाता है। रक्त का निर्माण कौन करता है? तो बोन मैरो करता है। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत और प्लीहा या तिल्ली के द्वारा होता है भ्रूण अवस्था। ब्लड बैग कहा जाता है किसे? तो ब्लड बैग कहा जाता है प्लीहा और तिल्ली को। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। शरीर का तापमान बना रहता है रक्त परिसंचरण तंत्र के कारण। ब्लड में क्या होता है? तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड कार्पसेल्स होते हैं। ब्लड में प्लाज्मा कितना? 55% होते हैं, और प्लाज्मा में क्या रहता है? तो 90% पानी रहता है। और इसमें प्लाज्मा में ग्लूकोज रहेगा, खनिज लवण और प्रोटीन रहता है, ठीक ना? प्रोटीन भी रहेगा।
प्रोटीन में दो प्रोटीन रहता है, हिपैरिन और एल्बुमिन प्रोटीन। ब्लड में दो प्रोटीन रहता है, हिपैरिन और एल्बुमिन। हिपैरिन और एल्बुमिन क्या है, तो प्रोटीन है, और प्रोटीन है, सभी तो प्रोटीन है यार। हिपैरिन प्रोटीन, हिपैरिन हिपैरिन क्या करता है, रक्त के शरीर के भीतर जमने से रोकता है। हिपैरिन हवा के संपर्क में आने से मर जाता है। कौन, तो हिपैरिन प्रोटीन है जो जैसे ही हवा से प्रवेश करेगा तो वो मर जाता है ब्लड। हिपैरिन रक्त को शरीर के भीतर जमने से रोकता है, हिपैरिन। दूसरा एल्बुमिन प्रोटीन होते हैं। तीसरा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त जमने में मदद करता है, ये रक्त को जमने में मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। और चौथा प्रोथ्रोम्बिन होते हैं फाइब्रिनिन प्रोटीन, और ये नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो प्रोटीन, ब्लड में कितना प्रोटीन हो जाए, टोटल 6 प्रोटीन होता है। हिपैरिन, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन होता है, हिपैरिन एल्बुमिन होता है। तो हिपैरिन बाहर में रक्त के शरीर में जमने से रोकता है, हिपैरिन। हवा के संपर्क में आने से मर जाता है, कौन सा, प्रोटीन, तो हिपैरिन। ये सभी प्रोटीन क्या करते हैं, तो रक्त में जमने से मदद करते हैं, तो प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन अंतिम रक्त को जमाने के कार्य करता है, फाइब्रिनोजन। ब्लड कार्पेसल्स कितना, रुधिराणु 45% रहते हैं। रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन, आयरन कहेगा तो कैल्शियम, विटामिन कहेगा तो के, और रुधिराणु कहेगा तो प्लेटलेट्स। ब्लड को किस रुधिराणु के द्वारा जमती है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा। विटामिन कहेगा तो के विटामिन के कारण। आयरन कहेगा तो कैल्शियम +2। प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ब्लड क्या होती है, तो क्लॉटिंग करती है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है। कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण लीवर के किस विटामिन की सहायता से होता है, तो ये नेप्थोक्यूनिन के विटामिन के कारण होता है। नेप्थोक्यूनिन के विटामिन के कारण लीवर में यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन के निर्माण के लिए यकृत में होता है, नेप्थोक्यूनिन के कारण होता है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है, तो होमोसाइटोमीटर से। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी के काउंट किया जाता है, हीमोसाइटोमीटर से। रुधिराणु क्या है, तो रुधिराणु ब्लड का ठोस भाग होता है। प्लाज्मा क्या है, तो तरल भाग होता है। रुधिराणु में कौन कौन आता है, तो आरबीसी आएगा, डब्ल्यूबीसी आएगा और प्लेटलेट्स आता है। ब्लड कार्पेसल्स में कौन आता है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसमें रक्त में संख्या सबसे अधिक होता है, आकार में क्या रहता है, सबसे छोटा होता है आरबीसी का, और इसका आकृति उभय अवतला होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो उभय अवतला, और इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, जो सबसे अधिक होता है आरबीसी का। और केंद्रक में इसमें क्या रहता है, तो एब्सेंस रहता है, अनुपस्थित रहता है। और ऊंट और लामा में आरबीसी केंद्रक पाए जाते हैं, एब्सेंस अब बाद में। और इसका निर्माण कहाँ होगा, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होगा। और मृत्यु कहाँ होगा, पिलिया और तिल्ली में। लाइसोसोम अनुपस्थित होगा। तो केंद्रक और लाइसोसोम अनुपस्थित रहता है, तो आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम, सेंटर और लाइसोसोम क्या रहते हैं, तो एब्सेंस रहते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और सबसे कम मात्रा में होता है और सबसे बड़ा होता है। और इसका आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित आकार के होता है डब्ल्यूबीसी। और इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 4 दिन। और इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है, और लाइसोसोम भी क्या रहता है, उपस्थित रहता है। केंद्रक भी उपस्थित रहेगा, लाइसोसोम भी उपस्थित रहता है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में। और इसकी जो होता है कब्रिस्तान अनिश्चित है, कहीं भी, मतलब 4 दिन में अपने समाप्त हो जाता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ये रक्त बिंबाणु होते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। आरबीसी से कम और डब्ल्यूसी से अधिक होता है प्लेटलेट्स, ये मध्य में होता है, और इसका आकार उभय उत्तल होता है।
और आरबीसी के उभय अवतल होता है। प्लेटलेट्स का क्या रहता है, तो उभय उत्तल होता है। और इसका दिन कितना रहता है, प्लेटलेट्स के 7 से 10 दिन तक इसका जीवन रहता है। 7 से 10 दिन का थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। इसमें उपस्थित होता है केंद्रक, और इसमें भी लाइसोजाइम भी क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, केंद्रक और लाइसोजाइम। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स या रक्त बिंबाणु से क्या होता है, तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और इसे डेंगू होता है एडिस एजिप्ट में मच्छर के काटने से होता है, और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है डेंगू को। प्लेटलेट्स बढ़ने में मददगार होता है बकरी के दूध और गिलोय और पपीता का दूध। गिलोय पपीता का दूध क्या करता है, तो ये सब प्लेटलेट्स को बढ़ाता है। WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल 5 प्रकार के होते हैं। WBC कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। और इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स में बांटा गया। ग्रेनुलोसाइट्स को कनिकाएं कहते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स को अकनिकाएं कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स को कनिकाएं कहते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स को अकनिकाएं कहते हैं। और कनिकाएं में 3 पार्ट में बांटा गया, एक न्यूट्रोफिल्स, दूसरा बेसोफिल, तीसरा ईसोफिल में बांटा गया। ग्रेनुलोसाइट्स को कितने भाग में, 3 भाग में। न्यूट्रोफिल्स क्या रहते हैं, तो सबसे अधिक होते हैं। बेसोफिल में क्या रहते हैं, तो सबसे कम रहते हैं। और ईसोफिल से क्या रहते हैं, तो एलर्जी होती है। न्यूट्रोफिल्स क्या रहते हैं, सबसे अधिक होते हैं। बेसोफिल में क्या रहते हैं, सबसे कम होते हैं। और ईसोफिल में क्या रहते हैं, तो एलर्जी होती है ईसोफिल से। और अकनिकाएं इसमें एग्रेनुलोसाइट्स में क्या रहते हैं, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स में सबसे बड़ा WBC होता है। मोनोसाइट्स इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट, सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट होता है। सबसे बड़ा कहेगा WBC मोनोसाइट, सबसे छोटा कहेगा WBC, तो लिम्फोसाइट्स होता है। लिम्फोसाइट को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला T लिम्फोसाइट, दूसरा B लिम्फोसाइट। पहला T लिम्फोसाइट, दूसरा B लिम्फोसाइट। और एड्स होता है तो कौन सा लिम्फोसाइट समाप्त होगा, तो T लिम्फोसाइट। या एंटीबॉडी बनाता है T लिम्फोसाइट। और एड्स होने पर एंटीबॉडी बन भी नहीं करता बॉडी में, जिससे शरीर में रोग की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रोग की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो एक ग्रेनुलोसाइट्स में 2 मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ा, लिम्फोसाइट सबसे छोटा। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 पार्ट में भाग है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईसोफिल में। और सबसे अधिक संख्या न्यूट्रोफिल का, सबसे कम बेसोफिल का। न्यूट्रो मीन्स बड़ा, तो सबसे अधिक। बेसोफिल मीन्स सबसे कम, बेस में एकदम कम है। और ईसोफिल मीन्स एलर्जी से रक्षा करता है, ईसोफिल। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। इसका खोज कौन किए थे, तो कॉललैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप का खोज किया गया था। और मुख्य रूप से 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, AB और O। AB, O, ये ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ब्लड में 2 भागों में बांटा गया, एक प्लाज्मा, दूसरा RBC। प्लाज्मा क्या करता है, तो एंटीबॉडी यानी लड़ने का कार्य करता है प्लाज्मा। और RBC में एंटीजन, जो ब्लड के ग्रुप का निश्चित करता है, एंटीजन। ब्लड ग्रुप को निश्चित कौन करता है, तो एंटीजन करता है, जो RBC से होता है। RBC में एंटीजन पाया जाता है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडी और RBC में एंटीजन पाया जाता है। और इसे एंटीजन को कैपिटल L से लिखा जाता है, एंटीजन को कैपिटल L से। प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो लड़ने का कार्य करता है, और RBC में एंटीजन पाया जाता है, जो ब्लड ग्रुप को निश्चित करता है। और एंटीजन, इसमें 4 एंटीबॉडी होते हैं, ठीक ना। O में एंटीबॉडी सबसे स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। AB, O लड़ने का काम करेगा। और अगर एंटीजन होगा तो ब्लड ग्रुप G होगा। मतलब एंटीजन, अगर एंटीजन हो तो ब्लड ग्रुप G होगा। तो एंटीजन O में AB में एंटीबॉडी पाया जाएगा और O में एंटीजन पाया जाता है, ठीक ना। ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है कौन, तो एंटीजन डिसाइड करता है। एंटीबॉडी क्या करता है, तो सूक्ष्म जीव से लड़ने में मदद करता है, ठीक है।
अब देखो, ये ब्लड ग्रुप है, तो ए में एंटीजन होता है, ए एंटीजन, और बी में बी स्मॉल बी एंटीबॉडी होता है। और किसी से ले सकता है ये बोला, तो ए और ओ से ले सकता है, दे और किसको दे सकता है, तो ए और ए बी, ए को देगा और ए बी को देगा, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप वाला किसको लेगा, तो बी में बी एंटीजन होता है और ए एंटीबॉडी हो जाता है, ठीक है। और इसमें किससे मतलब ले सकता है ब्लड, तो बी और ओ से ले सकता है, देगा किसको, तो बी और ए बी को देगा, बी और ए बी को देगा। ए बी क्या है, तो रिसेप्टर है, यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है ए बी, और एंटीजन ए बी होता है, और एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, सॉरी, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा और ओ में एंटीजन होता है। एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता है, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। एंटीजन किस में होता है, तो केवल ओ में होता है एंटीजन, ओ ग्रुप में एंटीजन होता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ओ में। और ए बी में एंटीबॉडी एंटीबॉडी नहीं होता किस में, एंटीबॉडी ए बी में तो नहीं होगा, तो इसमें तो एंटीजन होना चाहिए ना, तो एंटीजन तो इसमें है, सब उल्टा पुल्टा है। ए बी में एंटीबॉडी नहीं है यार, उल्टा दे रहा, एंटीजन हो तो ए बी होगा। कौन सा बी ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, तो एंटीबॉडी नहीं होता है ए बी में, और एंटीजन नहीं होता है, ये नहीं होना ठीक ना, ये जब नहीं होगा तब करें। एंटीबॉडी होता है नहीं होता है ए बी में, और एंटीजन नहीं होता है किस में, ओ ग्रुप में, ओ ग्रुप में एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी ए बी में नहीं होगा। करें आर एच फैक्टर, इसका खोज कौन किया था, तो कॉल लैंडस्टीनर एवं बिनर ने किया था। आर एच फैक्टर को पहली बार देखा गया था बंदर में, रिसस नामक बंदर में, ठीक है। तो ए वाला क्या देगा, तो ए वाला ए निगेटिव को देगा, और ए निगेटिव से ए पॉजिटिव की ओर जाएगा। बी वाला किसको देगा, तो बी निगेटिव की ओर नहीं जाएगा, लेकिन बी निगेटिव वाला बी पॉजिटिव को दे देगा। ए बी पॉजिटिव वाला ए निगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन ए बी निगेटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता। ओ पॉजिटिव वाले ओ निगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन निगेटिव वाला, तो रिसर्च में क्या होता है, तो निगेटिव वाला हमेशा देता है। ओ निगेटिव क्या है, तो सर्वदाता होता है, और ए बी पॉजिटिव क्या होते हैं, तो रिसेप्टर होते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर। यदि माता पिता का ब्लड क्या हो, यदि माँ का ब्लड ए हो और पिता के ब्लड ए बी होगा, तो इसका बनेगा जो संतान होगा ए बी हो सकता है, ठीक है, ए बी होगा, बी भी होगा और ओ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार 20-25% संतान वाला ये रूल है, दोनों 20-20%, ये भी वही है। नेक्स्ट है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस रोग। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस रोग क्या है, तो इस रोग में प्रथम संतान जीवित पैदा होता है, उसके बाद सभी संतान मृत पैदा होता है। सभी संतान क्या होते हैं, मृत पैदा होते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस रोग में। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस रोग में क्या होता है, तो प्रथम संतान जीवित पैदा होगा, बाकी सब मरल पैदा होगा इरिथ्रोब्लास्टिस में। ये किस में होता है, तो पति और पत्नी, पत्नी में निगेटिव और पत्नी में पॉजिटिव, और सेम ब्लड ग्रुप में होना चाहिए, सेम ब्लड ग्रुप होगा तब होगा ये सब। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। मानव तथा अन्य कशेरुकी जंतुओं में पूरे शरीर के साधन तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए अस्थियों के जो ढांचा होता है उसे कंकाल कहते हैं। तो आकृति के बनाए रखता कौन, बोन्स, और वही बोन्स या कंकाल के समस्त ढांचा को क्या करते हैं, तो स्केलेटन सिस्टम कहलाते हैं, जो कंकाल तंत्र भी कहते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो क्या है, तो शरीर का ढांचा तैयार करती है, निश्चित आकृति देती है और आंतरिक अंगों की रक्षा करती है कंकाल तंत्र के द्वारा। कंकाल तंत्र को कितने पार्ट में बांटा गया, तो दो, पहला एक्सो स्केलेटन सिस्टम और दूसरा एंडो स्केलेटन सिस्टम। फर्स्ट क्या है, तो एक्सो स्केलेटन सिस्टम, दूसरा एंडो स्केलेटन सिस्टम। एक्सो में क्या रहता है, तो काइटिन प्लस कैल्शियम का बना होता है। बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो काइटिन प्लस कैल्शियम, और यह शरीर के बाहर की ओर होता है, संपूर्ण की शरीर को सुरक्षा देता है, और मृत या निर्जीव में दोनों में पाया जाता है।
जैसे कीट में केकड़ा, तिलचट्टा, झींगा मछली, घोंघा, सीप, शंख, कछुआ में क्या रहते हैं, तो एक जो स्केलेटन सिस्टम रहता है। बाहरी कंकाल रहता है, केकड़ा में रहता है, तिलचट्टा में रहेगा, झींगा मछली में रहेगा, घोंघा, सीप, शंख, कछुआ में ऊपर वाला कवर होता है। ये सब क्या है, बाह्य कंकाल। और आंतरिक कंकाल तंत्र एंडोस्केलेटन सिस्टम जो किसका बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट का शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर तो ना, तो ये आंतरिक हुआ ना। आंतरिक अंग की सुरक्षा करता है, जीवित और सजीव के दोनों में रहता है। मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। मानव कंकाल में वयस्क में कितने हड्डी रहते हैं, तो 206, लेकिन जब बच्चा पैदा लेगा तो 300 हड्डी रहेगा। मानव कंकाल को दो भागों में बांटा गया, तो पहला एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम और दूसरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को उपांगीय कंकाल तंत्र कहा जाता है और एक्सियल को अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है, जो ह्यूमन स्केलेटन का भाग है। कौन, उपांगीय कंकाल तंत्र, दूसरा अक्षीय कंकाल तंत्र। और इसमें कितने होते हैं, तो उपांगीय कंकाल तंत्र में टोटल हड्डी कितना होता है, 126 गो, और जबकि अक्षीय कंकाल में टोटल हड्डी कितना होते हैं, 80 गो। अक्षीय कंकाल 80, उपांगीय कंकाल में 126 होते हैं। हाथ में कितना होता है, तो 30-30 दूनी 60, पैर में कितना, 30-30 दूनी 60, और कमर और कॉलर बोन मिलाकर 6 हो जाते हैं। तो उपांगीय कंकाल में 126 और अक्षीय कंकाल में क्या गया, तो 80। खोपड़ी, पसली, स्टर्नम और रीढ़ मिलाकर कितने होते हैं, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी। उपांगीय कंकाल यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें अपर यानी हाथ के हड्डी में कितना होता है, तो 30, एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में कितना, 60 हड्डी। पैर में कितना, एक पैर में 30 हड्डी, तो दोनों पैर में कितना, 60 हड्डी, तो 120 हड्डी इधर सो गया। फिर कॉलर बोन्स में क्या होता है, तो इसमें 2 हड्डी होते हैं, एक कॉलर बोन्स, एक ब्यूटी बोन्स। तो एक कॉलर बोन्स और ब्यूटी बोन मिलाकर 2 हड्डी। और नेक्स्ट है पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल यानी अंश मेखला में कितने हड्डी रहते हैं, तो 2 होते हैं अंश मेखला में। और पेलरिक ग्रिडल यानी श्रोणि मेखला में भी 2 गो, तो अंश मेखला और श्रेणी मेखला में 2 गो, 2-2 गो रहता है अंश मेखला और श्रेणी मेखला में। और ब्यूटी बोन और कॉलर बोन में 2 गो, और 60 गो इधर से, 60 गो उधर से, तो 120। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना, 126 हड्डी रहते हैं अक्षीय कंकाल में, सॉरी उपांगीय कंकाल में टोटल हड्डी कितना, 126। और उपांगीय कंकाल में कितना, 126 होते हैं। हाथ के हड्डी में कौन कौन आते हैं, तो हाथ के हड्डी में पहला ह्यूमरस, दूसरा रेडियस, तीसरा एल्ना, फिर कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेज। ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेज। ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेस। तो ह्यूमरस में कितना, एक हड्डी रहता है ह्यूमरस। ह्यूमरस में कौन सा एक हड्डी पाया जाता है, रेडियस में 1 हड्डी, एल्ना में 1 हड्डी। कार्पल्स में जो कलाई की हड्डी में कितना हड्डी रहता है, 8 गो कलाई, जिसे कार्पल्स कहा जाता है। और मेटाकार्पल्स में 5 गो, जो हथेली की हड्डी कितना रहता है, 5 गो। कार्पल्स में 8 गो, मेटाकार्पल्स में 5 गो। और फ्लैंजिस यानी अंगुली की हड्डी में कितना रहता है, 14 गो। तो टोटल मिलाएंगे तो 30 गो, एक हाथ में 30 हड्डी, तो 2 हाथ में कितना, 60 गो, तो 60 गो। तो अक्षीय कंकाल में कितना, सॉरी अक्षीय नहीं, उपांगीय कंकाल में 126 हड्डी और अक्षीय कंकाल में 80 हड्डी। पैर में आ जाओ, पैर में पहला होता है फीमर, पटेला, फेबुला, टिबिया। फीमर पहला हड्डी क्या रहता है, जो सबसे लंबा रहता है, फीमर। फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस। फीमर पहला हड्डी फीमर होता है। फीमर के बाद क्या रहता है, पटेला, दूसरा के बाद फिबुला, टिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस। तो फीमर, पटेला, फिबुला, टिबिया, फिर टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस। तो फीमर में कितना, 1 हड्डी, पटेला में कितना, 1 हड्डी, फिबुला में 1 और टिबिया में भी 1, और टार्सल में कितना हड्डी, 7 हड्डी, मेटाटार्सल में 5 गो, फ्लैंजिस में कितना, 14 गो। फ्लैंजिस में कितना, 14 गो। तो टोटल कितना, पैर की हड्डी कितना होता है, 30। तो टोटल पैर की हड्डी 30, तब दोनों पैर मिलाकर 60।
और कैल्विक बोन 2 हो गया। और पायरोलिक बोन में कितना, तो पेक्टोरल ग्रिडल में कितना 2 होते हैं। श्रोणि मेखला अंश मेखला में 2 हो गया और कैल्विक बोन में 2 हो गया। तो टोटल कितना, उपांगीय कंकाल में कितना 126 को। नेक्स्ट है अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में क्या होता है, तो हेड में होता है, फिर कंडिक यानी हाइजोड बोन में होता है, रिब्स में होगा, अस्टर्नम में होगा, बैक बोन में होगा। ठीक है, तो सिर में टोटल कितने हड्डी होते हैं, 29 हड्डी होते हैं सिर में। और सिर में टोटल 29 हड्डी। और कानिका अस्थि वाले में कितना होते हैं, तो कानिका जो फांसी वाला हड्डी होता है जिसे हाइज बोन कहा जाता है, कनिका अस्थि कहा जाता है। रिब्स में 12 जोड़ी होते हैं, अस्टर्नम में 1 होता है, बैक बोन में कितना होता है, रीढ़ में 26 हड्डी। बैक बोन में कितना 26 होता है, नहीं 26। अस्टर्नम में 1, पसली में 12 जोड़े होते हैं, तो टोटल 24 हड्डी। और हाइजोड 1 हो गया। 29 सिर में पाए जाते हैं, 29। और चेहरा में 14 होता है। तो खोपड़ी में कितना, तो खोपड़ी में टोटल 22 वो होता है। सिर कहेगा तो 29 वो। खोपड़ी में 22 हड्डी, और कपाल में 8 हुआ, चेहरा में 14 गो। तो 14 8 22 हो गया। कपाल में 8 हुआ, चेहरा में 14 गो, और 14 8 22 तक खोपड़ी में कितना हो गया 22 हुआ। हाइड बोन में 1 हो गया। कान की हड्डी 6 गो होता है। मेलकस इनकस स्टेपिज, तो कितना हड्डी हो गया, कान की हड्डी में 6 गो, 3 गो इधर 3 गो उधर। मेलकस इनकस स्टेपिज, तो 6 गो इधर। हाइड बोन 1 हो गया, खोपड़ी में 22 गो, तो टोटल 29 गो हो गया। कहाँ पे, सिर में 29 गो। नेक्स्ट है रिब्स, पसली में 12 गो, अस्टर्नम में 1 होता है, और रीढ़ में कितना 26 गो हड्डी होता है रीढ़ में, अस्टर्नम में 1। तो टोटल अक्षीय कंकाल में कितना हो गया, 80 हड्डी होते हैं अक्षीय कंकाल में। पसली में 12 जोड़ी 24 होता है। और पसली को 3 भागों में बांटा गया, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स कहा जाता है अस्टर्नम से डायरेक्ट से जुड़ा होता है, अस्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ा होता है, उसे ट्रू रिब्स कहा जाता है। जो 1 से 7 हड्डी तक ट्रू रिब्स होता है, 1 से 7 हड्डी तक। फॉल्स रिब्स में आता है तो 8वां हड्डी, 9वां हड्डी और 10वां हड्डी, ये फॉल्स रिब्स में आता है। 8 9 10। और फ्लोटिंग रिब्स में आता है 11 और 12वां क्या है, तो फ्लोटिंग रिब्स के अंदर आता है। सबसे बड़ा हड्डी क्या है, तो फीमर जो जांग में पाया जाता है। सबसे छोटा स्टेपिज जो कान में पाया जाता है। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ है, तो जबड़ा में। सबसे सुंदर हड्डी क्या है, तो ब्यूटी बोन, जिसे कॉलर बोन या कैल्विकल बोन कहा जाता है। सुंदर हड्डी को ब्यूटी बोन। सबसे कमजोर हड्डी होते हैं ब्यूटी बोन। सबसे चमकीला हड्डी होता है टिबिया। सबसे चमकीला हड्डी टिबिया होता है। सबसे पक्षी की हड्डी कैसी होती है, खोखला होती है। सबसे बड़ा मांसपेशियाँ ग्लूटियस मैक्सिमस, ये सबसे बड़ी मांसपेशियाँ होती हैं। सबसे छोटी मांसपेशियाँ स्टेपोपोडियस होता है। स्टेपोपोडियस मांसपेशियों की संख्या टोटल 639 होता है। सबसे छोटा मांसपेशिया क्या है, तो स्टेपोडियस। स्टेपोडियस जो कहाँ पाया जाएगा, कान में पाया जाता है। स्टेपोडियस जो सबसे छोटा मांसपेशी होता है। अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन ओसिन प्रोटीन होता है। मांसपेशी में मायोसिन पाया जाता है। उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि में कॉन्ड्रिन। अस्थि को अस्थि जोड़ता है लिगामेंट जोड़ता है। अस्थि को उपास्थि से जोड़ता है टेंड्रा यानी कंडन जोड़ता है, कंडरा। अस्थि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है अस्थि। उपास्थि बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। अस्थियों के अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, और अस्थियों के रोग के विशेषज्ञ को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अस्थि में छिद्र होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। अस्थि का कमजोर होना ऑस्टियोपोनिया कहलाता है। हड्डियों का कमजोर होना क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोनिया। अस्थि के दर्द को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। जिस कोशिका में सबसे अस्थि बना होता है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। जिस कोशिका से अस्थि बना होता है उसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोब्लास्ट। जिस ऊतक से अस्थि बना होता है उसे ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। हड्डी में रोग होता है रिकेटस हो गया और ऑस्टियोमलेशिया, ये सब हड्डी रोग है। जो रिकेटस बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। किसकी कमी से, विटामिन डी के कमी से होता है। जोड़ों में गठिया रोग होता है बुढ़ापा में। और साइनोवियल द्रव को क्या रहता है, कमी हो जाता है।
और कारण क्या है, तो यूरिक अम्ल का क्या हो जाए, जमाव हो जाता है, तब होगा। नेक्स्ट है ज्वाइंट संधि। तो संधि 3 भागों में बांटा गया, अचल संधि, अपूर्ण चल संधि, पूर्ण चल संधि। अचल को इमूवेबल ज्वाइंट कहा जाता है और आंशिक को स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कहा जाता है। आंशिक को क्या कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, और पूर्ण चल संधि को कहते हैं परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट। तो अचल संधि में क्या होते हैं, तो इसमें हड्डियाँ क्या रहती है, सीवन के द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। सीवन क्या है, सीवन के द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है और हिलने डोलने में क्या रहती है, असमर्थ होती है, इसलिए अचल संधि कहते हैं। जैसे खोपड़ी की हड्डी और दांत की हड्डी, ये सब क्या है, तो अचल संधि होते हैं, खोपड़ी की हड्डी और दांत की हड्डी। और अपूर्ण चल संधि, इसमें हड्डी केवल उपास्थि से जुड़ा होता है। किससे, उपास्थि से जुड़ा होता है और एक दूसरे से जुड़ी होती है और इनमें गति बहुत ही सीमित मात्रा में होती है। पसली के एवं रीढ़ की हड्डी क्या होते हैं, तो अपूर्ण चल संधि होते हैं। खोपड़ी की हड्डी, दांत की हड्डी अचल संधि होते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ो। पूर्ण चल संधि में कौन कौन आते हैं, तो परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट में कौन कौन आते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये कंधा के जोड़ और कमर के जोड़ पर हो जाते हैं। तो कंधा के जोड़ पर ह्यूमरस रहते हैं और कमर के जोड़ पर फीमर रहते हैं। कमर के जोड़ पर फीमर रहते हैं और ह्यूमरस क्या रहते हैं, कंधा के जोड़ पर रहते हैं, जो बॉल एंड सॉकेट के काम करते हैं। मेन है सैडल ज्वाइंट, कहाँ पाए जाते हैं, तो सैडल ज्वाइंट अंगूठा में पाए जाते हैं, सैडल ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं, तो कैनी और घुटना में हिंज ज्वाइंट पाए जाते हैं। और पाइवट ज्वाइंट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो गर्दन में पाइवट ज्वाइंट। और ग्लाइजिंग ज्वाइंट कहाँ पे, तो कार्पल्स, मेटाकार्पल, टार्सल और मेटाटार्सल के बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट पाए जाते हैं। कार्पल्स, मेटाकार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल के बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और पाइवट ज्वाइंट गर्दन में, हिंज ज्वाइंट केहनी और घुटना में, सैडल ज्वाइंट अंगूठा में, और कंधा के मोड़ में कहाँ बॉल एंड सॉकेट, और कमर के जोड़ पर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। कैसी संधि द्वारा हमारी खोपड़ियों की अस्थियाँ परस्पर जुड़ी होती हैं, तो खोपड़ियों की अस्थियाँ परस्पर जुड़ी होती है अचल संधि के माध्यम से। मनुष्य में कोहनी की संधि को कहते हैं हिंज ज्वाइंट। कोहनी हो गया, घुटना हो गया, ये सब हिंज ज्वाइंट से। लंबी अस्थि के सिरों पर स्थित लंबी लचीले संरचनाएं क्या कहलाती है, तो अस्थियों के सिरों पर स्थित होती है लचीले संरचना, जिसे कहा जाता है उपास्थि। मनुष्य के श्रोणि मेखला यानी पेल्विक ग्रिडल को 3 कौन सी अस्थियां, तो इलियम प्यूबिस और इस्चियम। इलियम प्यूबिस किस में होता है, तो श्रेणी मेखला में होता है। किसके रूपांतरण से सिस्मॉइड अस्थि बनती है, तो कंडरा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा। किसके रूपांतरण से सिस्मॉइड अस्थि बनती है, तो कंडरा यानी टेंडन से सिस्मॉइड अस्थि बनती है, बोन्स बनता है, सिस्मॉइड बोन्स कंडरा के द्वारा। मनुष्य के अंश मेखला का प्रमुख अस्थि क्या होता है, तो अंश मेखला का यानी पेक्टोरल का प्रमुख अस्थि स्कैपुला होता है। अंश मेखला का सबसे इम्पोर्टेंट हड्डी क्या है, स्कैपुला। कलाई के अस्थि क्या कहलाता है, मेटाकार्पल्स। ग्लिनॉइड गुहा किस में पाया जाता है, तो ग्लिनॉइड गुहा पाया जाता है अंश मेखला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा। ग्लिनॉइड गुहा किस में पाया जाता है, तो अंश मेखला यानी पेक्टोरल ग्लैंड में पाया जाता है। स्तनधारियों में भ्रूण अवस्था में अस्थियों का निर्माण किससे होता है, तो मेसोडर्म से होता है। जब भ्रूण अवस्था में रहेगा तो बोन्स का निर्माण किसके द्वारा, मेसोडर्म के द्वारा होता है। किस प्रकार के संधियों के ज्वाइंट की अस्थियाँ केवल एक ही दिशा में मोड़ सकती है, तो हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में उस संधि पर क्या रहती है, तो एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकती है, बस एक डायरेक्शन। अब तंत्रिका तंत्र कल पढ़ेंगे। इसी के साथ सेवा समाप्त करते हैं और जय हिंद जय भारत करते हैं।